नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AKS करियर एग्जाम स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, संस्कृत पेडागोजी और पर्यावरण पेडागोजी और साथ में मनोविज्ञान के जो 3000 प्रश्न हैं MCQs, उनकी सीरीज चल रही है। और आज मनोविज्ञान की सेकंड क्लास है। जिन्होंने भी पहली क्लास नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख लें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप सभी को ही पता होगा क्या रिक्वेस्ट है, जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूं, कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें। और साथ में दोस्तों एक बात और याद रखना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपको अगली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और साथ साथ में लाइक करें, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और साथ में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को तक पहुँचे और उनको लाभ मिले। एक बात और दोस्तों, जब मनोविज्ञान के 3000 प्रश्न हो जाएंगे तो प्रश्न फिर आएंगे कहाँ से, इस बात को भी याद रखना। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मनोविज्ञान के 3000 प्रश्न। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, देखेंगे जैसे कि पहला प्रश्न कल भी हमने यही किया था, एक बार फिर MCQ टाइप में मैं लेकर आया हूँ, ताकि आप भूलो ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, कल पढ़ चुके हैं। जिन्होंने कल की क्लास देखी है वह इसका रॉन्ग आंसर देंगे ही नहीं। आपको ऑप्शन है स्किनर, विलियम जेम्स, वुडवर्थ, वाटसन। तो दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स हैं। एक बात और दोस्तों, अभी मैं पूछता हूँ आपसे, प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन है? प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो प्राचीन मनोविज्ञान के जो जनक हैं वह कौन है दोस्तों? अरस्तु हैं। अब बात अरस्तु की हो रही है तो एक क्वेश्चन और, डी एनिमा किसकी पुस्तक है? कौन सी दोस्तों? डी एनिमा। आप अपने हिसाब से समझ लेना दोस्तों। डी एनिमा अरस्तु की पुस्तक है। 3 क्वेश्चन बन गए हैं दोस्तों। स्किनर ने किस चीज़ पर प्रयोग किया है? चूहे पर प्रयोग किया है। कौन सा सिद्धांत दिया है दोस्तों? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। 6 क्वेश्चन हो गए हैं एक क्वेश्चन से ही। अब बात कर लेते हैं वुडवर्थ की भी। इन्होंने जो वंशानुक्रम, जो हेरिडिटी रहती है और एनवायरनमेंट रहता है, उसको क्या उन्होंने गुणनफल कहा है। क्या कहा है? गुणनफल। दोनों का गुणनफल होता है, ठीक है, इस प्रकार से कहा है। ये नहीं कहा है उन्होंने प्लस वंशानुक्रम और वातावरण का जो गुणनफल रहता है उसी के माध्यम से बालक सीखता है। और वहीं वाटसन की बात करें तो वाटसन ने व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं। किस चीज़ के दोस्तों? व्यवहारवाद के जनक कौन कहे जाते हैं? वाटसन कहे जाते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने किस चीज़ पर प्रयोग किया था वाटसन ने? इन्होंने खरगोश पर प्रयोग किया था। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन से दोस्तों आपके 8 क्वेश्चन बन गए और स्कोर प्लस कर लो 9। मतलब कि टोटली एक क्वेश्चन में से कितने? 9 क्वेश्चन निकल आए हैं। आगे देखेंगे, ईगो लिबिडो का अर्थ है। तो दोस्तों, जो ईगो लिबिडो है, जो कि सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने क्या मन के 3 भाग बताए थे, कौन कौन से बताए थे दोस्तों? चेतन मन बताया था इन्होंने। जो चेतन मन रहता है वह 10% रहता है दोस्तों, हमेशा याद रखना। इसके बाद उन्होंने जो अचेतन मन बताया था, एक व्यक्ति में अचेतन मन कितना होता है? 90% रहता है। और बीच का जो रहता है वह अर्धचेतन बताया था। और उन्होंने इसकी तुलना किससे की थी? उन्होंने इसकी तुलना बर्फ के टुकड़े से की थी दोस्तों। मन की तुलना किस चीज़ से की है? बर्फ के टुकड़े से। पानी रहता है, जल में क्या होता है? बर्फ का टुकड़ा इस प्रकार से डूबा रहता है। जो यह भाग रहता है ज़्यादा वाला वह अचेतन मन रहता है 90%। और जो ऊपर निकला रहता है थोड़ा थोड़ा वह चेतन मन होता है 10%। और जो बीच में बचता है तो ये क्या होता है दोस्तों? वह अर्धचेतन रहता है। समझ गए होंगे। तो उन्होंने ही ईगो, व्यक्तित्व के 3 प्रकार दिए थे। कौन कौन से दिए थे दोस्तों? एक तो दिया था ईगो, दूसरा दिया था, क्या दिया था? पहला दिया था उन्होंने इड, दूसरा दिया था दोस्तों कौन सा? ईगो दिया था। और फिर एक और दिया था, कौन सा दिया था? उन्होंने दिया था सुपर ईगो। तो दोस्तों, यहाँ से भी लगभग 10 क्वेश्चन निकल आए हैं। तो उन्होंने ईगो, उन्होंने ही लिबिडो जो है वह शब्द दिया था। तो ईगो लिबिडो का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन हो जाएंगे आत्म प्रेम, वस्तु लिबिडो, ईगो मनोग्रंथि, या फिर ईगो सिंटोनिक। तो दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईगो लिबिडो का अर्थ होता है आत्म प्रेम। क्या होता है दोस्तों? आत्म प्रेम, खुद से प्रेम। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और यदि इस प्रकार से जाए कि ईगो लिबिडो कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया, तो आप क्या लगाएंगे? बेझिझक होकर दोस्तों सिगमंड फ्रायड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से हमारे कम से कम 8 क्वेश्चन बन गए हैं। 3 मन बताए हैं, जैसे कि मन के भाग हैं, और व्यक्तित्व के भाग भी 3 हैं। 3 और 3 6। वहीं इस प्रकार से 2 क्वेश्चन से हमने 20 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन के समथिंग कर लिए हैं। आगे देखेंगे, E.H. इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? जिस प्रकार से पियाजे ने जो विकास की अवस्थाएं बताई उसी प्रकार से इरिक्सन ने भी क्या करा है? मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं। तो कितनी बताई दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। जो इरिक्सन है उन्होंने कितनी बताई है मनोलैंगिक विकास की दोस्तों? 8 अवस्थाएं बताई। अब कौन कौन सी अवस्थाएं देखेंगे दोस्तों।
एक बार देख लीजिए, इरिक्सन को क्या नव फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नव फ्रायडवादी। और फ्रायडवादी कौन है? तो वो सिगमंड फ्रायड है। नव फ्रायडवादी किसे कहा जाता है? इरिक्सन को कहा जाता है दोस्तों, याद रखना। अब इन्होंने जो 8 मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं वह कौन कौन सी देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो विश्वास बनाम अविश्वास है। कौन सी है दोस्तों? विश्वास बनाम अविश्वास है, जो कि जन्म से लेकर 18 माह तक की है। उसके बाद में आ जाएगी स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता तथा शक आ जाएगा। तो ये कब से कब तक है दोस्तों? तो यह है 18 महीने से 3 वर्ष तक की। उसके बाद आ जाएगी पहल शक्ति बनाम दूषित। क्या आ जाएगी दोस्तों? पहल शक्ति बनाम दूषित, जो कि 3 से लेकर 5 वर्ष। उसके बाद परिश्रम बनाम हीनता आ जाएगी, जो कि 6 से लेकर 12 वर्ष तक। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परिश्रम बनाम हीनता, क्योंकि सीधा पूछ लिया जाता है कि इरिक्सन की वह कौन सी अवस्था है जो बाल्यावस्था से संबंधित है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा, जन्म से लेकर शेषावस्था 5 साल की, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की किशोर अवस्था रहती है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है, परिश्रम बनाम हीनता भी कहाँ से कब तक की है? 6 से लेकर 12 वर्ष, और बाल्यावस्था भी 6 से लेकर 12 वर्ष की है दोस्तों। दोनों में तुलना होती बराबर है, तो इस वजह से इसको पूछ लिया जाता है। आगे देखेंगे 5वीं, अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। 12 से लेकर 18 वर्ष, इसको किशोरावस्था माना जाता है। आगे देखेंगे 6ठी है, घनिष्ठता बनाम बिलगन या फिर अलगाव, जो कि 18 से लेकर 35 वर्ष है। 7वीं है, जननात्मक बनाम स्थिरता, जो कि 35 से लेकर 65 वर्ष की है दोस्तों। और अंतिम आ जाएगी अहम संपूर्णता बनाम नैराश्य या निराशा, जो कि 65 वर्ष से ऊपर की है दोस्तों। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। तो दोस्तों शिक्षण विधियाँ रहती हैं, एक ढंग होता है। विधियों का अर्थ क्या होता है? तरीका होता है, पढ़ाने का तरीका। जो शिक्षण विधियाँ हैं तथा शिक्षण नीतियों में क्या अंतर होता है दोस्तों? तो अंतर होता है उद्देश्यों का। किस चीज़ का होता है दोस्तों? उद्देश्यों का होता है, इसको याद रखना। बात थोड़ी सी शिक्षण विधियों की भी कर लेते हैं। एक बात बताइए दोस्तों, जो खेल विधि है वह किसने दी है? तो दोस्तों खेल विधि कार्ल लेवेल कुक ने दी है। मोंटेसरी विधि किसने दी है दोस्तों? कौन सी विधि? मोंटेसरी विधि किसने दी है? तो मारिया मोंटेसरी ने दी है। वही बात करें किंडरगार्टन की दोस्तों, कौन सी है दोस्तों? किंडरगार्टन, समझ लेना आप। तो वह किसने दी है? फ्रोबेल ने दी है। तो दोस्तों 3 विधियाँ यहाँ से मैंने आपको बता दी हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ यहीं पे कि इकाई विधि किसने दी है? जिसको भी इसका आंसर याद हो, पता हो, तो वह कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकता है और देना ही है। आगे देखेंगे 5वां, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो फ्रायडवादी हैं सिगमंड फ्रायड, उन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से बताए थे दोस्तों? जैसा कि हम बता चुके हैं, एड बताया था, और दूसरा क्या बताया था? ईगो। और फिर क्या बताया था दोस्तों? सुपर ईगो बताया था। तो दोस्तों यहाँ पर क्या सुपर ईगो की बात हो रही है, तो उसका विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक की बात हो रही है। अब एक बात और, जो फ्रायड जी जो थे ना, उन्होंने 5 अवस्थाएं भी दी थी मनोलैंगिक की। कितनी बताई थी दोस्तों? 5 अवस्थाएं भी दी थी। अब वह कौन कौन सी अवस्थाएं एक बार देख लेंगे दोस्तों। मुखीय अवस्था, गुदीय अवस्था, लैंगिक अवस्था, अदृश्य अवस्था या फिर जनेंद्रीय अवस्था। तो दोस्तों यहाँ पर यही बात हो रही है कि सुपर ईगो का विकास किस अवस्था में सर्वाधिक होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्यक्त अवस्था। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? अव्यक्त अवस्था हो जाएगी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 5 अवस्थाएं दी थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? सर्वप्रथम तो दोस्तों ये बताइए, जो चेतन मन के मन के 3 प्रकार बताए थे, वह किसने बताए थे? तो वह फ्रायड जी ने बताए थे। किसने? फ्रायड ने। टोटल इनका जो पूरा नाम क्या है दोस्तों? सिगमंड फ्रायड। कितने भाग बताए थे? 3 बताए थे। किस चीज़ से टुकड़ा जो तुलना की थी, तो बर्फ के टुकड़े से की थी। वहीं बात करें कौन कौन से बताए थे, एक तो बताया था इन्होंने चेतन बताया था, जो कि कितना 10% है दोस्तों। और यदि बात करें अचेतन मन की, तो अचेतन कितना है दोस्तों? अचेतन है 90% है। और वहीं अर्धचेतन इन दोनों के बीच का भाग है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रायड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं। नेक्स्ट देखेंगे 7वां क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। तो दोस्तों फ्रायड जी कह रहे हैं कि असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है दोस्तों? आपके ऑप्शन हो जाएंगे प्रतिगमन, आंशिक दमन, पूर्ण दमन या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? आंशिक दमन। अब दोस्तों आप आंशिक दमन को समझ लीजिए। मान लीजिए आपकी कोई इच्छा है, तीव्र इच्छा है, और उसका दमन हो जाए, वह इच्छा आपकी पूर्ण ना हो, तो वह एक दमन होता है। जिससे क्या होगा? आप असामान्य व्यवहार करेंगे, सामान्य व्यवहार नहीं करेंगे, बल्कि कैसा करेंगे दोस्तों? असामान्य व्यवहार करेंगे। तो इसी को किसने? फ्रायड जी ने कहा है क्या? आंशिक दमन कहा है। आगे देखेंगे 8वां क्वेश्चन है,
बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है? तो दोस्तों क्या है, बहुत से संप्रदाय बने मनोविज्ञान में, तो उन्हीं संप्रदाय में से एक ने बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा दी है। तो वह कौन सा संप्रदाय है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे गेस्टल्टवाद, संरचनावाद, मनोविश्लेषणवाद या फिर व्यवहारवाद। दोस्तों चारों के चारों जितने भी हैं इन सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषणवाद। जो बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा है वह मनोविश्लेषणवाद ने दी है। तो इसके जनक कौन कहे जाते हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके जनक फ्रायड जी कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? फ्रायड जी कहे जाते हैं, सिगमंड फ्रायड जी। वहीं बात करें व्यवहारवाद के कौन कहे जाते हैं, तो व्यवहारवाद के वाटसन जी कहे जाते हैं। आगे देखेंगे गेस्टल्टवाद के संप्रदाय कौन है, तो वही हैं कोफका हो गया, कोहलर हो गया, कौन हो गया दोस्तों? बर्देमियर हो गया। जो कोहलर जी थे उन्होंने किस चीज़ पर प्रयोग किया था, तो चिंपैंजी पर किया था, जिसका क्या नाम था? सुल्तान था। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखेंगे मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, कथन किसका है? तो दोस्तों परिभाषा याद करने की भी ट्रिक वाली वीडियो आ जाएगी, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी परिभाषाओं को याद करने में। याद तो नहीं होंगी लेकिन आप एग्जाम में उनको पहचान सकते हो। दोस्तों बताइए मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह परिभाषा किसकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? मैकडूगल हो जाएगा। अब बात मैकडूगल की हो रही है तो मैकडूगल से संबंधित कुछ जो क्वेश्चन हैं वह कर लेते हैं। 14 मूल प्रवृत्तियां दोस्तों किसने दी हैं? तो वह मैकडूगल ने दी है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? तो वह भी मैकडूगल जी ने दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों, एक बात बताइए, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? तो आउटलाइन ऑफ जो साइकोलॉजी पुस्तक है वह मैकडूगल जी की है। एक बात और दोस्तों, एक बात बताइए, जो लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, जो व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन है। लेकिन जो व्यवहारवाद शब्द है वह किसने दिया है? तो दोस्तों बिल्कुल भी घबराइए मत, जो व्यवहारवाद शब्द है वह किसने दिया है? मैकडूगल ने दिया है। लेकिन व्यवहारवाद के जनक वाटसन कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं दोस्तों? वाटसन कहे जाते हैं, जिन्होंने खरगोश पर प्रयोग किया था। लेकिन जो व्यवहारवाद शब्द है वह मैकडूगल ने दिया। और कौन सी पुस्तक में दिया था दोस्तों? तो उनकी जो पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसी में दिया था। और लगभग उन्होंने समथिंग 1905 में दिया था। याद रखना इंपॉर्टेंट है। वाटसन के बारे में अभी देखा, व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं। बटवर्थ ने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को क्या गुणनफल कहा है, उसी के माध्यम से बालक का विकास होता है। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। इनकी एक बात और देख लेंगे दोस्तों, जो SR थ्योरी है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, वह किसने दी? थॉर्नडाइक ने दी। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया। लेकिन यदि SR का उल्टा कर दे RS, तो यह किसने दी? तो दोस्तों स्किनर जी ने दी है। इन्होंने किस चीज़ पर प्रयोग किया था? चूहे पर प्रयोग किया था। दोस्तों कम से कम 20 क्वेश्चंस बना दिए हैं यहीं से। आगे देखेंगे शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो दोस्तों शिक्षा के संकुचित जो अर्थ है उसमें शिक्षा प्रदान की जाती है तो निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन पर्यंत या उपरोक्त सभी। दोस्तों निश्चित स्थान पर कैसा हो जाएगा दोस्तों? निश्चित स्थान पर। शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है, क्या होता है? निश्चित स्थान पर शिक्षा प्रदान करना। आगे देखेंगे मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, कथन किसका है दोस्तों? मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, किसका कथन है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे स्किनर, वही है जो ये जिन्होंने चूहे पर प्रयोग करके क्या किया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था और RS थ्योरी दी थी। बटवर्थ जिन्होंने हेरिडिटी और जो वातावरण है उसको क्या कहा था? एनवायरनमेंट को गुणनफल कहा था। मैकडूगल 14 मूल प्रवृत्तियां, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक व्यवहारवाद शब्द दिया 1905 में। वाटसन व्यवहारवाद के जनक। तो दोस्तों आप ये बताइए क्वेश्चन क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, कथन किसका है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्किनर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बालकों की रुचि हो गई, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान उपरोक्त सभी में रखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 13वां क्वेश्चन है वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह शेषावस्था में है। नया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर लेना, नया है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो वह शेषावस्था में है। एक बात बताइए दोस्तों, शेषावस्था की अवधि कब से कब तक होती है? जो देखिए दोस्तों क्या है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसकी अवधि भी अलग अलग बताई है। जो वैज्ञानिक ढंग से इनका मतलब जो अध्ययन होता है वह कैसे होता है? शेषावस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष, जो बाल्यावस्था है 6 से लेकर 12 वर्ष, और वहीं बात करें किशोर अवस्था की तो 12 वर्ष से लेकर कब तक की है दोस्तों किशोर अवस्था? 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की है। थोड़ी सी इनकी विशेषताएं और जान लेंगे यहाँ से। एक बात बताइए दोस्तों, बच्चे तनाव में कब रहते हैं? तो दोस्तों किशोर अवस्था में रहते हैं। तूफान व दबाव की अवस्था कौन सी है? किशोर अवस्था। किसने कहा? स्टैनली हल ने कहा है। बिल्कुल दोस्तों,
एज ऑफ ब्यूटी पूर्व किशोरावस्था को कहा जाता है। एज ऑफ प्यूबर्टी भी पूर्व किशोरावस्था को कहा जाता है। यदि ऑप्शन में उत्तर किशोरावस्था और पूर्व किशोरावस्था ना देकर ओनली किशोरावस्था है तो आप किशोरावस्था लगाएंगे, वह भी राइट होगा। थोड़ी सी बाल्यावस्था के बारे में जान लेते हैं। गंदी आयु किसे कहा जाता है दोस्तों, तो बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। निरुद्देश भ्रमण कौन सी अवस्था में करता है बालक, बाल्यावस्था में ही करता है। आगे देखेंगे शेषावस्था की देख लेंगे दोस्तों। अनुकरण एक बालक कौन सी अवस्था में करता है दोस्तों, तो अनुकरण एक बालक शेषावस्था में करता है। आप समझ गए होंगे आशा करता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था, तो दोस्तों लंबात्मक विधि दी थी उसका अध्ययन किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल सी गैरिसन। क्या हो जाएगा दोस्तों, कार्ल सी गैरिसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आप सभी को देता हूं, जॉन डीवी के बारे में जितना भी पता है आप सभी लोग कमेंट में उसका वर्णन करें। आगे देखेंगे जॉन लॉक ने भी कुछ नहीं किया था दोस्तों। इन्होंने बच्चे के मस्तिष्क को कोरिलेट बताया था। आगे देखेंगे बल्कि ऐसा नहीं होता है। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। यह कथन किसका है, तो दोस्तों परिभाषा है, राइट आंसर हो जाएगा रायबर्न। क्या हो जाएगा दोस्तों, रायबर्न हो जाएगा। एक बात और दोस्तों, एक बात और बता दूं मैं यहाँ से, एक क्वेश्चन और बनता है, आ जाता है, एक बार आ चुका है सीटेट में कि जो मनोविज्ञान है वह पहले किसकी शाखा थी दोस्तों। इंटरेस्टिंग है, मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र की शाखा थी दोस्तों। किस चीज़ की थी, दर्शन शास्त्र की थी। आप समझ लेना इसको, दर्शन शास्त्र की शाखा थी। उसके बाद उसको अलग कर दिया गया दर्शन शास्त्र से, फिर उसका एक अलग और अपना पृथक और स्वतंत्र विषय हो गया। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था, तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेस्टोलॉजी। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान पेस्टोलॉजी ने किया है। आगे देखेंगे एक क्वेश्चन और जहाँ से बनता है स्किनर के बारे में भी दोस्तों, जैसा कि हम बता चुके हैं। एक बात बताइए स्किनर के बारे में, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ तो आप इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना दोस्तों, क्योंकि इससे क्या होगा आपका रिवाइज होता जाएगा। जो स्किनर जी हैं उन्होंने किस टाइप की थ्योरी दी है, एसआर दी है या आरएस दी है, इस प्रकार से आप इनमें से एक राइट आंसर बता देना। आगे देखेंगे प्लेवे पुस्तक के रचयिता कौन है, तो दोस्तों प्लेवे पुस्तक के रचयिता कौन है, आपके ऑप्शन है फ्रायड, वॉटसन, मन या फिर हेनरी कार्लडेविल कुक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी कार्लडेविल कुक। अब ये 3 मनोवैज्ञानिक और हैं, इनके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। फ्रायड वही हैं जिन्होंने मन के 3 भाग बताए, कौन कौन से, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। बर्फ से इसकी तुलना की है। व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। आशा करता हूं दोस्तों आप समझ रहे होंगे अच्छे से। अब वॉटसन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनको व्यवहारवाद के जनक कहा जाता है और जो वॉटसन जी हैं इन्होंने खरगोश पर प्रयोग किया था। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी दोस्तों हेनरी कार्लडेविल कुक के बारे में देख लेते हैं। हेनरी कार्लडेविल कुक ने खेल विधि दी थी जिसको प्लेवे पुस्तक, और इन्होंने क्या प्लेवे पुस्तक भी लिखी थी विधियों से। अब आ गया है तो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं दोस्तों मैं आप सभी से कि किंडरगार्टन विधि किसने दी थी दोस्तों, फ्रोबेल ने दी थी। मॉन्टेसरी विधि मारिया मोंटेसरी जी ने दी थी। तो दोस्तों इकाई विधि किसने दी थी, जैसा कि मैं आपसे लास्ट में पूछ चुका हूं, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है, तो दोस्तों बिल्कुल प्रेजेंट टाइम में क्या है, प्राचीन समय में जो शिक्षा का केंद्र बिंदु था वह शिक्षक होता था। कौन होता था, शिक्षक होता था। लेकिन दोस्तों वर्तमान में बालक है शिक्षा का केंद्र बिंदु। आगे देखेंगे किस विधि के में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरा भाग जो दूसरे का निरीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अंतर्दर्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है। बिल्कुल दोस्तों अंतर्दर्शन में एक व्यक्ति स्वयं के मस्तिष्क का निरीक्षण करता है तथा दूसरा वह जो जिसका निरीक्षण किया जाता है। इस प्रकार से आप समझ लेना दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों प्रयोगात्मक से दोस्तों एक क्वेश्चन याद आ गया है बिल्कुल, तो यहाँ से इसको भी देख लेते हैं। एक बात बताइए दोस्तों, जो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला थी वह किसने खोली थी, 1879 में विलियम वुंट ने खोली थी। कहाँ पर खोली थी यह भी प्रश्न उठता है, तो दोस्तों जर्मनी में खोली थी। कहाँ पर, जर्मनी में खोली थी। अब बात आती है जर्मनी में तो खोली थी, लेकिन कौन से विश्वविद्यालय में, तो दोस्तों कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में खोली थी। कौन से में, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। अब थोड़ी सी बात भारत की भी कर लेते हैं कि भारत में किसने खोली प्रथम जो मनोविज्ञान प्रयोगशाला है, तो दोस्तों उनका नाम था क्या था दोस्तों, नाथ थे कोई गुप्त, इस प्रकार से याद नहीं आ रहा है दोस्तों। आप सभी को पता हो, जिसको पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर दें। उन्होंने 1916 में इसका प्रयोगशाला खोली थी। कहाँ पर, कोलकाता में खोली थी। तो आगे देखें, हाँ दोस्तों सेन गुप्त थे। कौन थे दोस्तों, सेन गुप्त थे, याद आ गया दोस्तों, सेन गुप्त थे। 1916 में कोलकाता में इन्होंने भारत में मनोविज्ञान की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी।
अब बात करेंगे थोड़ी सी स्किनर जी के बारे में। तो दोस्तों स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे या वैज्ञानिक थे? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है जापान। जापान की राजधानी क्या है दोस्तों? जापान की राजधानी है टोक्यो। जैसा ज्ञान मिलता है वैसा ग्रहण करते जाइए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मनोविज्ञान की क्लास है तो इसमें जीके नहीं कर सकते दोस्तों। अमेरिका वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। इंग्लैंड, लंदन, इटली, इटली की राजधानी दोस्तों रोम है। क्या है दोस्तों? रोम है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। तो बात यहाँ पर स्किनर की हो रही है। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, कौन सा सिद्धांत दिया था? उन्होंने दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का। और एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा किस टाइप की थ्योरी दी है, एसआर दी है या फिर आरएस दी है? आप ये बताइए स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के। किस देश के थे दोस्तों? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों आज के जो हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको कर लिया है, और साथ साथ में दोस्तों एक क्वेश्चन के साथ जितने भी आसपास के जितने भी क्वेश्चन थे उनको भी कंप्लीट कर लिया है। लगभग 80 से 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, क्योंकि दोस्तों तभी आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और साथ में 10 से 12 लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना।